किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल पर एनपीके खाद का जो फर्टिलाइजर्स का क्या फंडा है, इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। जिन किसानों ने बुआई के समय, बेसल के समय फास्फोरस और पोटास यानी खासकर डीएपी और एमओपी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उन किसानों को डीएपी और एमओपी खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए। गेहूं की फसल पर गुड़, जो पुराना गुड़ आता है ना, इसके बहुत ही चमत्कारिक फायदे हैं। तो गुड़ का इस्तेमाल हमको कब करना चाहिए, और साथ ही ज़्यादा फुटाव के लिए, ज़्यादा टेलरिंग, ज़्यादा कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए गेहूं की फसल पर सल्फर, जिंक और ह्यूमिक का प्रयोग कब करना चाहिए, और साथ ही गेहूं की फसल पर नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता है, फास्फोरस, पोटास और अन्य तत्वों की कितनी आवश्यकता, कैसे आप पूर्ति कर सकते हैं ज़्यादा अच्छी पैदावार के लिए, संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की फसल पर फुटाव बढ़ाने के लिए और साथ ही कल्लों की संख्या वृद्धि करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए अलग अलग खादें और अलग अलग टॉनिक दवाइयों का प्रयोग दुकानदारों के द्वारा कराया जाता है। यानी कुल मिलाकर के जो भी किसानों से पूछो तो फुटाव की संख्या बढ़ानी है, टेलरिंग की संख्या बढ़ानी है, और यदि आप दुकानदार के पास जाते हैं तो 1000-2000 का एक पैकेज आपको दे दिया जाता है कि ये डाल लो, वो डाल लो। अलग अलग तरीके से टॉनिक खादों का प्रमोशन किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और तो और गेहूं में फुटाव की संख्या बढ़ाने के लिए इंटरनेट पर अलग अलग चीज़ों का प्रयोग कराया जा रहा है, जैसे देसी दारू है, कपूर है, शैम्पू है और बहुत सारी सामग्री, बहुत सारी लिस्ट है। आप ही दोस्तों सोच कर देखिए कि इन चीज़ों से या फिर इन सस्ती चीज़ों से या फिर 2-4 रुपये शैम्पू से भी बताया जा रहा है कि 1 रुपये की शैम्पू से फुटाव की संख्या बढ़ाएं, ऐसा करें वैसा करें। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो क्या सिस्टमिक तरीका है, किस तरीके से आप कल्लों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। देखिए, गेहूं की फसल पर प्रॉपर न्यूट्रिशियन, प्रॉपर पोषक तत्वों की आप पूर्ति करेंगे, सही समय पर संतुलित मात्रा पर खाद दवाइयों का प्रयोग करेंगे और सही समय पर सिंचाई करेंगे, तो ज़्यादा टेलरिंग की संख्या में फुटाव भी होगी, वृद्धि भी होगी और पैदावार भी अच्छी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के झांसा में नहीं आना है, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कब सिंचाई करनी है, तो हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। टॉनिक की आवश्यकता नहीं है, एनपीके स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं एकदम व्यवस्थित तरीके से कि गेहूं की फसल पर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी इसे हम एकड़ की बात करें तो लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस, 16 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ने वाली 1 एकड़ में। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए 130 किलोग्राम यूरिया खाद की आवश्यकता पड़ेगी। 24 किलोग्राम फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए हमको लगभग 50 से 52 किलोग्राम डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ ही 16 किलोग्राम पोटास की पूर्ति करने के लिए हमको लगभग 26 से लेकर के 30 किलोग्राम एमओपी खाद की आवश्यकता पड़ने वाली है। और ज़्यादातर भारत की जो भूमि है ना, इस पर सल्फर और जिंक की डिफिशियंसी है, तो जिंक भी पूर्ति करना है, सल्फर की भी पूर्ति करना है। तो इन खादों का प्रयोग आपको 1 एकड़ में करना चाहिए, अलग अलग भागों में बांट करके। ज़्यादातर अच्छे परिणाम के लिए जो दानेदार खादें होती हैं, जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होती हैं, जो आराम आराम से घुलती हैं, जैसे डीएपी है, एमओपी है, एसएसपी है, सल्फर है, और साथ ही एनपीके 12-32-16 है, 10-26-26 है, 20-20-0-13 जैसी खादें। इन खादों को या फिर फास्फोरस और पोटेशियम वाली जो खादें होती हैं ना, इनको आपको बुआई के समय ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह जो खादें होती हैं धीरे धीरे रिलीज होती हैं, धीरे धीरे पोषक तत्व प्लांट ग्रहण करता रहता है, धीरे धीरे रिलीज होती हैं। तो इनको आप बुआई के समय ही प्रयोग करें। बुआई के समय हमको कौन सी खाद लेना है जिसमें सभी तत्वों की पूर्ति हो जाए। 50 किलोग्राम डीएपी खाद, इसमें फास्फोरस की कंप्लीट पूर्ति होने वाली है, बुआई के समय प्रयोग करने वाले हैं। 50 किलोग्राम डीएपी में 9 किलोग्राम के आसपास नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई, यानी कुल मिलाकर के 19 से 20 किलोग्राम यूरिया भी जा रही है। इसके साथ ही हम इसमें और ऐड करेंगे 20 किलोग्राम यूरिया, और साथ ही
जो पोटास की पूर्ति करना है तो हम 26 से 30 किलोग्राम एमओपी की पूरी मात्रा देने वाले हैं। और सल्फर बेंटोनाइट सल्फर भी बहुत अच्छा काम करती है हरियाली बढ़ाने में, 5 किलोग्राम। इन सभी को बुआई के समय प्रयोग करने वाले। और साथ ही जो 90 किलोग्राम शेष यूरिया खाद बचेगी 2 बैग, तो इसका इस्तेमाल हम पहली सिंचाई पर और दूसरी सिंचाई पर करने वाले, पहली खाद और दूसरी खाद में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो यूरिया खाद है इसमें 2 किलो 170 ग्राम में 1 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है। लेकिन अब बात आती है कि जिन किसानों ने बुआई के समय फास्फोरस और पोटेशियम, क्योंकि दानों का विकास अच्छा हो, बालियों का साइज बढ़े, तो एमओपी खाद का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। अब जिन किसानों ने डीएपी और एमओपी का इस्तेमाल बुआई के समय नहीं कर पाए हैं, तो उन किसानों को लगभग पहली खाद या फिर दूसरी खाद पर कुल मिलाकर के 15-20 दिन से लेकर के 40 दिन के अंदर अंदर तक आपको फास्फोरस और पोटेशियम जैसी खादों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यानी आपने बेसल वाली खादों का इस्तेमाल नहीं किया तो इस्तेमाल कैसे करना है? इन खादों को ना आपको सिंचाई के पहले प्रयोग करना है फिर सिंचाई करना है, क्योंकि इनको घुलने पर टाइम लगता है। तो इन खादों का प्रयोग करें, यानी 1 बैग डीएपी और 25 से 30 किलोग्राम एमओपी, और जो भी आप पहली खाद में यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान रखिए यदि आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट डीएपी के साथ ना मिलाएं, केमिकली रिएक्शन हो जाता है। तो अगली खाद में आप जिंक का यूज कर लेना है। तो इन खादों को, यूरिया भी ऐड करना है आपको 45 किलोग्राम, इन खादों को आपको पहली खाद में प्रयोग कर सकते हैं। यदि जिन किसानों ने डीएपी खाद एमओपी खाद का इस्तेमाल नहीं किया, तो वे किसान भाई पहली खाद दूसरी खाद 20, 30, 35 दिन तक जल्दी से जल्दी यूज करें ताकि फायदा अच्छा मिले। इतना सब यूज करने के बाद बहुत ही बढ़िया फसल ग्रोथ लेने वाली है। लेकिन जिन किसानों ने डीएपी एमओपी सब बराबर बुआई के समय इस्तेमाल किया है, तो उनको पहली खाद और दूसरी खाद, अब क्योंकि यूरिया खाद को इकट्ठा या फिर एक साथ प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह यदि इस्तेमाल एक साथ कर देंगे तो यह घुल करके जड़ भाग से या फिर जड़ क्षेत्र से बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो इसीलिए यूरिया खाद थोड़ा लीचिंग आउट की दिक्कत रहती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों पर प्रयोग करें, यानी 2 बार 3 बार में 4 बार में तक आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यानी कम कम प्रयोग करें और आप थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे सिंचाई के साथ तो अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। एक चीज़ और, यूरिया का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए यदि यूरिया और चिप को मिला करके, यूरिया खाद 1 बैग और चिप को 20 से 30 ml यदि आप मिक्स करके प्रयोग करेंगे तो यूरिया के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यह जो फार्मूला है सीक्रेट वाला, यह काम जरूर करता है। यानी जो शैम्पू और कपूर वाला तुक्का है ना, बंगाली उपाय, इससे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है चिपको वाला फार्मूला। तो आप चिपको यूज करें तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो एक अच्छे परिणाम के लिए, ज़्यादा कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए पहली खाद में और दूसरी खाद में, पहली खाद और पहली सिंचाई बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। तो गेहूं की फसल पर पहली सिंचाई CRI स्टेज में करनी चाहिए। कब? जब हमारी गेहूं की फसल 21 दिन से 25 दिन के बीच में हो। तो इस समय जड़ों का विकास होता है, छोटी छोटी सफ़ेद जड़ें थोड़ा सा तने के पास से निकलती हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आती है 21 दिन बाद। कुछ किसान भाई सेमी स्टेज पर सिंचाई कर देते हैं, तो ऐसा करना गलत होता है। यदि हल्की भूमि है तब तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जो साइंटिफिक तरीका है ना कि 21 दिन बाद ही आपको गेहूं की फसल पर CRI स्टेज पर सिंचाई करने से फायदा अच्छा मिलता है। और रही बात पहली खाद में, तो पहली खाद में 45 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ आपको यूज करना है खासकर सागरिका गोल्ड या फिर रैली गोल्ड, दोनों में से कोई एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सागरिका दानेदार भी बढ़िया काम करती है, लेकिन यदि आप रैली गोल्ड 4 किलोग्राम और यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया से फायदे आपको मिल जाएं, क्योंकि इसमें रैली गोल्ड में ह्यूमिक भी है, अमीनो भी है, सीवीड भी है, माइकोराइजा भी है, यानी सभी सामग्री मिल जाती हैं। तो यह भी बहुत बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन, तगड़ा वाला कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो पहली खाद के साथ प्रयोग करें। और दूसरी खाद में यूरिया 45 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 33% वाली 3 किलोग्राम। कब? 40 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है। तो दूसरी या फिर तीसरी सिंचाई पर आप इन खादों का इस्तेमाल करें। जिंक सल्फेट के साथ आप डीएपी, सल्फेट और फॉस्फेट को मिक्स करना नहीं चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, एकदम फिक्स हो जाते हैं न्यूट्रिशन। तो इसीलिए दोस्तों आप इन खादों को आपस में मिलाना
खासकर जिंक सल्फेट और यूरिया खाद का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो इनका ही आपको प्रयोग करना चाहिए। इतना सब करने के बाद आपको अलग से टॉनिक, अलग से एनपीके और अलग से अलग अलग बंगाली उपाय करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अलग से जो खादें एंड वेंड, हाँ, लेकिन एक चीज है, सर्दियों के दिनों पर जब पीलापन ज्यादा हो तो इसके विपरीत आप एक चीज कर सकते हैं जो कि सस्ते पर बहुत बढ़िया वाला काम करती है। जब आपकी फसल 25 से 50 दिन के बीच में हो ना, तो आप एक काम करें कि 200 लीटर पानी में 5 किलोग्राम सरसों की खली और 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़, इनको अच्छे से मिक्स करके यदि आप सिंचाई के साथ प्रयोग करेंगे तो वाकई फुटाव में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, हरियाली में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। खासकर गेहूं की फसल पर जब फुटाव की ज्यादा बात आती ना, जिस किसान से भी सुनो फुटाव की भी एक स्टेज अवस्था होती है। वो कब होती है? 20 दिन से लेकर के 35-40 दिन तक ही आप फुटाव की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, फुटाव ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बाकी यदि आपने बहुत पास में बुआई कर दी, बहुत ज़्यादा बीज की बुआई कर दी, तो ऐसी कंडीशन पर फुटाव कम आएंगे और आप अलग अलग खादों का इस्तेमाल भी करेंगे तो हो सकता है किसान भाइयों कि आपको रिजल्ट उतनी अच्छे ना मिले। तो इसलिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी, कम से कम 18 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको गेहूं की बुआई करनी चाहिए। 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम सीड्स पर्याप्त होता है। एक अच्छे फुटाव के लिए एक अच्छी वायु संचारण हो पाए, प्लांट को स्पेस मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 80 किलोग्राम बुआई करके फुटाव ज़्यादा मिलने वाले नहीं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पूरी तरह गलत हैं। गेहूं की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए खरपतवार मुक्त फसल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खरपतवार नाशक का आप स्प्रे कर रहे हैं तो फिर ऐसी कंडीशन पर गेहूं पर अच्छी नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नमी अच्छे से सिंचाई कर लीजिए, फिर खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। चौड़ी और सकड़ी दोनों प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए कब स्प्रे करना है? 4-5 पत्ती खरपतवार दिख रहे हो तो फिर क्लोडिनोफॉप प्रॉपर जाल 15% और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% WP जो खरपतवार नाशक आती है, इसका स्प्रे आपको करना है 160 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल करके। यदि गेहूं की फसल पर खरपतवार नाशक से बहुत तगड़ा कभी कभी झटका आ जाता है या फिर गलत 2,4-D का स्प्रे हो गया, ओवरडोज हो गया, तो फिर आप ग्लूकोस NPK 1919 और रैपिग्रो का स्प्रे कर सकते हैं फसल को रिकवर करने के लिए। और एक चीज और, दानों के साइज में विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, गेहूं की फसल में दाने को वजनदार, चमक बढ़ाने के लिए 15 किलोग्राम यदि आप MOP, जी हाँ दोस्तों, फिर से दोबारा MOP यदि आप गाभावस्था में सिंचाई के साथ प्रयोग करेंगे तो फिर थोड़ी बहुत जगह को छोड़ देना, वहां पर रिजल्ट देखना और फिर जहां पर आपने यूज करा है वहां के रिजल्ट देख लेना। जमीन आसमान का फर्क आएगा उत्पादन में। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों इस वीडियो से हमने 3-4 ऐसी चीजें सीखी हैं जो कि आपको वाकई फायदा दिलाने वाली हैं। उसमें से सबसे जो मेन टॉपिक है कि अलग से टॉनिक, अलग अलग दवाई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। सीक्वेंस तरीके से बेसल डोज, पहली खाद दूसरी खाद में जो हमने चीज़ें बताई हैं, इनको फॉलो करेंगे तो फायदा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात थी कि यदि आप यूरिया में चिप को मिलाकर प्रयोग करेंगे तो यूरिया खाद, नाइट्रोजन की इफिशियंसी यानी पावर अच्छा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही नंबर 3, यदि आप गेहूं की फसल पर खरपतवार नाशक से फसल को झटका आ गया तो रिकवर करने के लिए आप जो हमने बताया रिकवर बूस्टर डोज का प्रयोग कर सकते हैं। और नंबर 4, कपूर, शैम्पू और अलग अलग चीज़ें ना कि देसी दारू है, अलग अलग चीज़ों को जो स्प्रे इंटरनेट पर कराया जा रहा है, एकदम पूरा फेंक है। इन चीज़ों से बचें, किसानों को अवेयर करें और यह जो वीडियो है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे तो फिर आपको ही फायदा होने वाला है। तो कुल मिलाकर के एंड वेंड चीज़ों से बचें और व्यवस्थित तरीके से NPK का जो फंडा बताया ना कि कितना आपको NPK की आवश्यकता पड़ने वाली, उतनी ही पूर्ति करें। और जो हमने चीज़ें बताई ना एकदम व्यवस्थित तरीके से, एकदम जो साइंटिफिक बातें हैं उन्हीं को हमने आपको बताया है। जिनका फायदा होगा उनका हमने आपके साथ नॉलेज साझा किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार इस चैनल पर वीडियो कृषि से संबंधित लाते रहते हैं। धन्यवाद।